हेलो दोस्तों, तो चलिए आज जान लेते हैं एसएससी एमटीएस के लिए फास्ट रिवीजन, यानी कि इतिहास विषय का फास्ट रिवीजन चल रहा है। तो इसको हम आगे चलते हैं और हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे चुके हैं। तो आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो इतिहास का संपूर्ण रिवीजन महाधमाका जीके जीएस के लिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस सीरीज का आनंद लीजिए। तो आज हम जानेंगे पानीपत के वन लाइनर इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आज हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों को ऐसे ही और विषय के भी महत्वपूर्ण विकल्प वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम अन्य विषयों को भी लेकर आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तभी लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं। तो हम अभी हिस्ट्री बस के पढ़ाएंगे बस। तो चलिए जान लेते हैं आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इतिहास का संपूर्ण जितने इतिहास होता है, मतलब कि प्राचीन इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत, सभी के मिक्स क्वेश्चन है। यानी कि 2025 की जब 20 सितंबर से परीक्षा होने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि पेपर हो जाएगा फिर कौन देखेगा, फिर तो आप फेल ही हो जाओगे। इसलिए पहले देख लो तो सही है। चलिए जान लेते हैं आगे। तो इसका तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। मतलब कि जब पानीपत को तृतीय युद्ध हुआ था, किसके बीच? अहमद अब्दाली और मराठा की सेना के बीच हुआ था ना। मुगल शासक थे अहमद अब्दाली, तो उनके बीच हुआ था और मराठाओं के बीच। तो इसमें बोल रहा है कि मराठा का सेनापति कौन था इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदाशिवराय भाऊ था। कौन था इसका सेनापति? तो सदाशिवराय भाऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टाका और जीतल को जारी किया था। मतलब कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टाका और जीतल जारी किया था। तो वो कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। मतलब साइमन कमीशन का वह कौन सा सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। कौन तो क्लेमेंट एटली था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन में है कि प्रश्न है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। तो किस राजवंश के दौरान, कौन सा राजवंश चला तो जब महाबलीपुरम के मंदिर की स्थापना हुई थी। तो जब पल्लव राजवंश के दौरान। कौन से राजवंश? पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। मतलब पल्लव राजवंश चल रहा हो तो जब ये मंदिर स्थापित हुए थे महाबलीपुरम के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है। तो दीर्घ निकाय किस पिटक का? सुप्त पिटक। त्रिपिटक कितने होते हैं? 3। देखो, पहला होता है विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम पिटक। तो बुद्ध की विनय पिटक में शिक्षाओं का संग्रह है और सुप्त पिटक में उनके उपदेशों का वर्णन है और अभिधम पिटक में दोनों भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन है। और प्रश्न अगला है कि अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। अशोक काल में जब मतलब दूसरी संगीति भई थी, तो कौन सा शासन कर रहा था? तो नहीं, तीसरी बौद्ध संगीति भई थी अशोक के शासनकाल में। तो मोगलीपुत्र तिस्म थे उनके अध्यक्ष तीसरी बौद्ध संगीति के। और पहली बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, जो 483 ईसा पूर्व में। उसके अध्यक्ष थे कौन? उसके अध्यक्ष थे शायद याद नहीं आ रहा है उसके अध्यक्ष कौन थे। उसके अध्यक्ष नहीं याद आ रहा, हम फिर बताएंगे। और दूसरी बौद्ध संगीति काल अशोक के शासनकाल में हुई थी।
तो उसके अध्यक्ष भी नहीं, याद कर लेना। अगले क्वेश्चन है कि बनमाली कालीबंगा में सेंघाव संस्कृति की किन अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो उत्तर क्या है इसका? हड़प्पाई पूर्ण एवं हड़प्पाई पूर्ण एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं बनमाली एवं कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता के कौन से अवस्था के अवशेष मिले थे? तो हड़प्पाई पूर्ण हड़प्पाकालीन संस्कृति के बनमाली और कालीबंगा में मिले थे। अगला क्वेश्चन है कि एवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रस्तुति लेख का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसने दक्षिण को 9 बार यात्रा करके वहाँ के राजाओं को पराजित किया था, उत्तरापथ और दक्षिणापथ के। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर है अंतिम चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इतिहास में तूतीय हिंदू पर नाम से कौन प्रसिद्ध है? तूतीय यानी तोता, तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बख्श। अगला क्वेश्चन है प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जावा। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला प्रश्न है अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कहता है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम को। और मराठा साम्राज्य का पहला संस्थापक किसे माना जाता है, इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कि जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो कौन सी भाषा थी? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? मतलब सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर, कौन सा शासक था? तो कनिष्क के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? कौन सी? तो महाजनपद 16 होते थे ना, तो पहला था मगध सबसे शक्तिशाली था, तो उसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। और अगली थी राजगृह। 2 राजधानियाँ थी। ऐसे अगर आप लोगों को महाजनपदों के 16 नाम अगर चाहिए और उनकी राजधानियाँ उनके बारे में जानकारी, तो कमेंट करके बताना, तो हम इसके बारे में भी अच्छी पूरी जानकारी लेकर आएंगे जो पेपरों में ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मतलब कौटिल्य को जो अर्थशास्त्र यानी राजनीति से संबंधित पुस्तक थी उसमें गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक कहाँ का वासराय था? तो उज्जैन का। अब ऐसे क्वेश्चन आपको याद होंगे तो पता है, इनको लिखकर याद जरूर कीजिएगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। बस सुनते बस जाइएगा ध्यान से, लिखना नहीं है तो नहीं लिखिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके बताओ ना, हम इसकी PDF बता देंगे। आप लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो हम PDF कहाँ से दें? इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? इस्लामी जब आचार विचार का जो कानून था उसको क्या कहा जाता था? शरीयत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी?
मतलब पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आई थी ना मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण, तो कन्नौज का जयचंद्र था। कन्नौज के जयचंद्र यानी ऋषि की पुत्री को तो पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण किया था। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क यानी उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा नरसिंह प्रथम ने। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, और एक है बाबरनामा। अगला क्वेश्चन है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? मतलब मुगल काल में जासूस करने वाले और गुप्त सूचनाओं का संवाहक, मतलब जो लोग गुप्त रूप से मतलब किसी को जानकारी नहीं देते थे, गुप्त रूप से किसी की जानकारी को सुनते थे और फिर राजा को बताते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको हरकारा कहा जाता था। इसका उत्तर हो जाएगा मतलब गुप्त सूचना यानी कि जैसे अपन लोग कुछ बात कर रहे हैं तो अपन की किसी ने बात सुन ली तो वो अपनी बात को किसी से जल्दी से जाकर राजा को बता देगा, और कैसे शत्रु हो तो अपने शत्रु को बता देगा, किसी को पता नहीं चलने देगा। तो गुप्त सूचना वही होती है किसी को पता नहीं चल पाए। और जैसे कि गुप्त सूचना से जैसे कि भारत और पाकिस्तान है, गुप्त सूचना ना दे और अगर भारत पाकिस्तान ने ऐसी झूठ से कह दिया कि हम इस तारीख को आक्रमण करेंगे, तो भारत तो सोचेगा हाँ ठीक है, तो उसी दिन तैयार होगा। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि हम इस तारीख को आक्रमण करेंगे, तो जो भारत के गुप्तचर होते हैं ना, तो वो जान जाते हैं कि ये सही क्या है, वो लोग डटे रहते हैं, तो वो सही जानकारी ले आते हैं, फिर भी लोग तैयार हो जाते हैं। बस इसी को गुप्तचर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा तो उसकी माता, इसका उत्तर हो जाएगा उसकी माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने दी थी। इस भाव की प्रेरणा किसको? शिवाजी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि फिर आप लोग बड़ा वीडियो हो जाता तो देखते नहीं हैं, इसलिए हम छोटा ही वीडियो बनाएंगे जल्दी, जिससे आप लोग को पसंद भी आए। अगर आप ही लोग नहीं देखोगे तो फिर क्या हमारा पढ़ाना सब बेकार जाएगा। हम मेहनत इतनी करते हैं और मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो कुछ तो सही हो, आप लोगों को सिलेक्शन तो मिले मेरे द्वारा दी गई जानकारी से। अगला क्वेश्चन है कि नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं। मतलब जब नूरजहाँ की स्थापत्य कला की कौन कौन सी महत्वपूर्ण कृतियाँ थी? तो जहांगीर का मकबरा, एतमादौला का मकबरा। इसका उत्तर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, तो उसका क्या नाम था? तो आप लोगों को तो पता ही, ब्रह्मविष्णु या गुप्त चाणक्य, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी और उसको सिंहासन पर बैठवाया था और घनानंद को पराजित करवाया था। और अर्थशास्त्र की पुस्तक का क्या नाम है, उसका संबंध किससे है, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग तो कमेंट करो, आप लोगों से कितना बनता है ये तो पता चले हमको। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली, मतलब बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब जब बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो सारनाथ में, सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो उसको क्या कहा गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगर बुद्ध के जब ग्रह त्याग करो तो उसको कहा गया था महाविनिष्क्रमण। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल एवं साण था। ऐसी चीज़ें याद रखो जो बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप लोग ऐसी चीज़ें नहीं याद करोगे तो फिर क्या है, आपकी तैयारी तो ऐसी ही है फेल। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 90 तक शासन करने वाले शासकों के वंश को कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश और दास 1206 से 1290। गुलाम वंश के बाद आ गया था खिचली वंश, तो इन्होंने गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन था क्या, किसका था कथन? तो कृष्णदेव राय का था। कृष्णदेव राय ने क्या कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए। ये कृष्णदेव राय कह रहे हैं।
अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो प्रश्न तो ऐसे ही बनते हैं पेपर में। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर छांटना पड़ेगा। अभी तो हम वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, सीधा आंसर। अगला क्वेश्चन है 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो 549 जातक हैं, उसमें से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध की। इसका उत्तर है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं में जातक का वर्णन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणुकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबंधित है? कौन से देव हैं वो? इसका उत्तर है कि एक इंद्र और दूसरा है अग्नि को क्या कहा गया है? देवों को देवों देवताओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? तो कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अष्टमार्ग, यानी कि सम्यक संकल्प, सम्यक पाक, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो और जो संकल्प लो उसको निभाओ और उसको पूरा करो। सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, ऐसा देखो, कुछ बुरा ना देखो, अच्छा देखो अपनी आंखों से, क्योंकि भगवान ने हमको आंखें दी हैं तो अच्छा देखने के लिए दी हैं। तो फिर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक यानी कि ऐसा बोलो कि सभी के लिए मीठी बन जाए, ऐसा कड़वा वचन ना बोलो कि किसी के दिल को दुख पहुँचा दे। सम्यक दृष्टि, अच्छे से देखो, सम्यक व्यायाम करो, सम्यक कर्म करो, सम्यक समाधि, ये इसके अष्टांग मार्ग हो जाते हैं। बुद्ध ने इन अष्टांग मार्गों की बात कही थी। अगर आप लोग को संसार से दुखों की मुक्ति चाहिए, अगर आप लोग अपनी इच्छाओं को त्यागेंगे तो अपने आसपास दुख ही नहीं है। ज़्यादा इच्छाएं रखने से ज़्यादा दुख होते हैं, इसलिए अपनी इच्छाएं कम रखो। अगर आपने कुछ बनने का सपना देखा है तो उस संकल्प को पूरा करो और उसमें अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि पापा लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो तो पढ़ा रहे हैं, उनको विश्वास है कि मेरा बेटा या बेटी कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन अपन लोग हैं कि मोबाइल में सिर्फ रील देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि पापा को लगे कि मोबाइल से पढ़ रहे हैं और बेटा है तो रील देख रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, पापा के साथ विश्वासघात नहीं करना है। और आज 2025 में SSC MTS रेलवे में सिलेक्शन लेकर दिखाना है और अपने गांव शहर का नाम रोशन करना है। तो अगला क्वेश्चन है, आज मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो गलती हो तो, अगर कुछ कह दिया हो तो माफ़ कर देना, अगर किसी को इस कहने के बारे में बुरा लगा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। इसमें क्या कहा गया कि स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता और विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण के में रहने का निर्देश किस स्मृति? मतलब कि स्त्रियों को जब अविवाहित रहा, जब विवाह नहीं हो तो पिता संरक्षण करे, ठीक है, और जब उसको ब्याह हो जाए तो कौन संरक्षण करता है? पति। और जब वृद्धावस्था में आ जाए तो उसका पुत्र आ जाता है संरक्षण में। तो इन सबको वर्णन कर में करोगा तो मनुस्मृति में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, अब हम लोग अगले वीडियो लाएंगे और उसमें और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।